माता का आंचल। लेखक शिव पूजन सहाय जी का जन्म 9 अगस्त सन 1893 को पटना के शाहाबाद जिले में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में पूरी हुई। उन्होंने सन 1913 में आरा से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उनके जीवन से पिता का साया बहुत जल्दी उठ गया था और आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन जल्द ही वे आरा के KJ एकेडमी में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने कलकत्ता में रहकर पत्रकारिता भी की। उसके बाद लखनऊ में 1924 में प्रेमचंद जी के साथ मिलकर माधुरी का संपादन भी किया। सन 1963 को वे इस दुनिया से चल बसे। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण जैसे अति सम्मानीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया, मतवाला माधुरी, गंगा, जागरण, हिमालय, साहित्य, वही दिन वही लोग, मेरा जीवन। माता का आंचल अध्याय का ये अंश लेखक शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। प्रस्तुत अध्याय माता का आंचल में लेखक ने अपने पिता के साथ बचपन की घनिष्ठता और माता की ममता के महत्व को ग्रामीण परिवेश में प्रस्तुत किया है। इस कहानी में लेखक पिता के साथ अपने लगाव और उनके साथ बिताए बचपन के शरारत भरे दिनों की याद को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि माता के आंचल की जगह कोई नहीं ले सकता। लेखक का नाम बचपन में तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिताजी उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। पिताजी लेखक को बरामदे में रात को अपने साथ ही सुलाते थे और सुबह उठाकर नहलाते धुलाते थे। वे सुबह जब पूजा करने बैठते थे तो भभूत का तिलक लगाकर लेखक को खुश कर देते थे। पूजा के बाद पिताजी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों में राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेटते थे। उसके बाद पिताजी भोलानाथ को कंधे पर बिठाकर गंगा नदी में मछलियों को ये गोलियां खिलाने ले जाते थे। पिताजी गंगा से लौटते समय लेखक को पेड़ों की डालियों में झूला झुलाते थे। लेखक के पिता उनसे बहुत प्रेम करते थे। वे उसके साथ झूठ मूठ की कुश्ती करके जानबूझकर हार जाते थे। कभी उनके गालों का चुंबन लेते तो कभी अपनी दाढ़ी उनको चुभाने लगते। घर वापस आने के बाद पिताजी लेखक को अपने हाथों से खाना खिलाते थे। कुछ देर बाद जब लेखक खाना बंद कर देता, तब उनकी माँ पिताजी से कहती कि वे कितना छोटा छोटा कौर लेखक के मुंह में डालते हैं। उसके बाद माँ बड़े बड़े कौर बनाकर लेखक को खिलाती थी। हर कौर को वे एक पक्षी का नाम देकर कहती कि जल्दी खा लो वरना वे उड़ जाएंगे, और लेखक झट से खा लेते थे। खाना खाकर लेखक जैसे ही बाहर खेलने के लिए दौड़ने लगते, तभी उनकी माँ लेखक के रोने पर भी उन्हें जबरदस्ती पकड़ के उनके सर पर तेल लगाकर उन्हें सजा धजा देती थी। उनकी माँ उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए माथे पर काजल की बिंदी लगाकर पिताजी की गोद में छोड़ देती थीं। लेकिन मौका देखते ही लेखक पिताजी की गोद से खिसककर बाहर आ जाते थे और वहां अपने बाल गोपालों मित्रों को देखकर रोना भूल उनकी खेल मंडली में शामिल हो जाते थे। लेखक की मंडली तरह तरह के बचपन के खेल खेलती थी और पिताजी भी किसी न किसी रूप में उनमें शामिल हो जाते थे। बच्चे झूठ मूठ की मिठाई की दुकान सजाते तो पिताजी उन्हें 2-4 गोरखपुरिये पैसे देकर उनके खेल में शामिल हो जाते थे। लेखक और उसके मित्र जब घरौंदा बनाते थे
और उसमें झूठ मूठ का भोजन पकाते थे, तो खाने वालों की पंक्ति में पिताजी भी चुपके से बैठ जाते और पूछते कि उनको भोजन कब मिलेगा। पिताजी को यूं बैठा देख वे सब हंसने लगते और वहां से भाग खड़े होते। लेखक की मंडली बारात का खेल भी रचती थी। वे टूटे हुए चूहेदानी से दुल्हन की पालकी बनाते थे। पिताजी दुल्हन का मुंह देखने के लिए जैसे ही पालकी से कपड़ा हटाते, तो लेखक की बारात मंडली हंसती हुई वहां से भाग खड़ी होती। इसी तरह बच्चे झूठ मूठ का खेती का खेल खेलते, तो पिताजी आकर लेखक से पूछते कि इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या था, ये सुनते ही सब के सब हंसते हुए अपनी खेती छोड़ भाग खड़े होते थे। लेखक को इस तरह छोटे मोटे सामान जुटाकर यूं खेलता देखकर आसपास के सभी लोगों का मन प्रसन्न हो जाता था। खेल खेल में लेखक और उसके मित्र अक्सर लोकगीत शैली में तुकबंदी करते थे। जैसे खेती के खेल में वे कहते, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। आंधी तूफान आने पर कहते कि 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। एक बार की बात है, तिवारी नाम के एक बूढ़े को लेखक और उसके मित्र चिढ़ाने लगे। फिर क्या था, तिवारी जी ने लेखक के विद्यालय में इसकी शिकायत कर दी और फिर अध्यापक ने लेखक की अच्छे से पिटाई की। पिताजी विद्यालय में अध्यापक से मिन्नतें करके रोते हुए लेखक को पुचकारते हुए गोद में भरकर घर की ओर चल दिए। लेकिन रास्ते में लेखक अपने मित्रों को देखकर रोना धोना भूल गए और उनके साथ हो लिए। वे सभी मकई के खेत की ओर दौड़ पड़े और चिड़ियों को पकड़ने लगे, लेकिन एक भी चिड़िया उनके हाथ न आई। उसके बाद वे लोग चूहे के एक बिल में पानी डालकर चूहे को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, पर चूहा निकल ही नहीं रहा था। इतने में मानो गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिवजी ने अपना सांप भेज दिया हो। सांप को देखते ही डर के मारे सभी बच्चे इधर उधर गिरते पड़ते भागने लगे। किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूट गए। लेखक को भी बुरी तरह से चोटें लगी थीं और पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे। इसी लुहुलुहान हाल में लेखक डरते हुए जब घर पहुंचे, तो बरामदे में पिताजी हुक्का पी रहे थे। एक मित्र की तरह पिता के साथ हमेशा समय बिताने वाले लेखक ने पिताजी से कुछ नहीं कहा और दौड़ते हुए अंदर सीधे मां की गोद में चले गए। मां उनकी ये हालत देखकर रोने लगी और उनके कांपते हुए शरीर को अपने आंचल से पोंछने लगी और उन्हें चूमने लगी। मां ने हल्दी पीसकर लेखक के घावों पर लगाया। पिताजी ने लेखक को अपनी गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन लेखक से मां का आंचल न छोड़ा गया। आइए अब इस कहानी माता का आंचल का हम गहराई से विश्लेषण करें। कहानी का मुख्य भाव। इस रचना के माध्यम से लेखक यह दर्शाना चाहता है कि संतान परिवार के अन्य सदस्यों से कितना भी स्नेह करें, लेकिन मां का स्नेह उनके लिए सर्वोपरि होता है। वैसे तो लेखक भोलानाथ हमेशा अपने पिता के साथ ही रहना पसंद करते थे, लेकिन जब उन पर मुसीबत आई तो वे पिता के पास न जाकर सीधा मां के आंचल में चले गए। इस रचना की भाषा शैली ग्रामीण और देहाती परिवेश की है, जो सुनने में अत्यंत ही मनोरम लगता है। उदाहरण के लिए इन शब्दों को देखें। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। ग्रामीण जीवन का जीता जागता चित्रण।
ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एकदम अनोखा और सजीव चित्रण किया है। लेखक ने शहर की चकाचौंध से हटकर गांव की सहजता को बड़े ही आत्मीय ढंग से उजागर किया है। सरल प्रस्तुतिकरण। लेखक ने इस कथा को इतने सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत किया है कि देहाती हो, अनपढ़ हो, निरक्षर हो या मजदूर, सभी इसे बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। इस रचना को पढ़ते समय ठीक वैसा ही अनुभव होता है जिस प्रकार हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही रचना के साहित्यिक पक्ष को भी खोने नहीं दिया है। मुख्य बिंदु। भोलानाथ यानी लेखक स्वयं इस रचना के मुख्य बिंदु हैं। हालांकि लेखक के पिता भी समान रूप से भोलानाथ के साथ साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी भोलानाथ द्वारा किस प्रकार विभिन्न तरह के खेलों को खेलना तथा भोलानाथ की मानसिक दशा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना इस रचना का उद्देश्य दिखता है। माँ वैसे तो लेखक पर सख्ती दिखाती और अनुशासन रखती थी, लेकिन उनके मन में लेखक के लिए माँ का अपार वात्सल्य था। इसलिए लेखक के रोने के बावजूद भी वे उनके सर पर तेल लगाती और संवारती थीं। लेकिन जब सांप के डर से भागते हुए लहूलुहान हो चुके लेखक के प्रति उन्होंने अपने अपार ममता का परिचय दिया।